हेलो वेलकम। रविंद्र आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। आज डेमो का आखिरी दिन है और कल से आपकी प्रॉपर क्लासेस होंगी। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत हम लोग सीख रहे हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो एक्सटर्नल फ्रंट पे जो कि हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी और ख़ास करके जो विनिमय दर है। और अगर आपको याद हो, अगर आपने पिछली क्लास अटेंड की थी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रुपये का कमज़ोर होना डॉलर के मुकाबले। और हमारा उदाहरण था कि $1 कल 60 रुपये का था और आज $1 जो है वो 70 रुपये का हो गया। यानी डॉलर के मुकाबले रुपया क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। इस चीज़ को मैंने आपसे कहा था कई तरह से हम समझते हैं। पहला, ठीक है, डॉलर महंगा हो गया, बिल्कुल महंगा हो गया। कल डॉलर की कीमत, $1 की कीमत 60 रुपये थी या 70 रुपये। दूसरा, आप कह सकते हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गया, बिल्कुल सही है। या तीसरा, डॉलर रुपये के मुकाबले मजबूत हो गया। तो दैट इज कॉल्ड डिप्रिशिएशन, मूल्यह्रास। अब ठीक उल्टा अगर हो तो क्या होगा, डॉलर रुपये के मुकाबले कमज़ोर हो गया या रुपया मजबूत हो गया। तो डिप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन यानी मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ा मैं रिकॉल कर दूं, डॉलर की मांग हमेशा बढ़ती घटती है और जब डॉलर की मांग बढ़ेगी तो डॉलर क्या होगा, महंगा हो जाएगा और रुपया कमजोर होगा। और ठीक उल्टा, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर जो है की मांग अगर घट जाती है तो फिर क्या होगा, डॉलर सस्ता होगा, रुपया मजबूत होगा। तो एक पक्ष को हम लोग देख रहे हैं, रुपये का कमजोर होना। और इसके कारण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या क्या असर पड़ेगा, दोनों साइड है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम लोग हर एक साइड को देखें तो हमने दो चीजें डिस्कस की थी बहुत विस्तार से। एक, रुपये के कमजोर होने से आयात पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरा जो बुरा साइड था कि रुपये के कमजोर होने से बाहर जाना विदेश महंगा होगा। चाहे आप किसी भी पर्पज से विदेश जाए, चाहे आप घूमने जाएं, पढ़ने जाएं, ट्रीटमेंट के लिए जाएं, ठीक है, XYZ। ठीक है, अब हम आ जाए इसका तीसरा असर, रुपये के कमजोर होने से निर्यात पे क्या असर पड़ेगा, यानी एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा। ये गुड और बैड, गुड और बैड। तो कहा जाता है कि रुपये के कमजोर होने से निर्यात बढ़ता है, ठीक है, यानी इट्स अ गुड फॉर एक्सपोर्ट। देखो कैसे, रुपये के कमजोर होने से मैंने कहा कि एक्सपोर्ट क्या होता है, उसमें वृद्धि होती है। जरा इसको फिर से आप समझें, ठीक है। सपोज कि आप एक एक्सपोर्टर हैं, निर्यातक हैं, और आपने कल जो है $1000 का निर्यात किया। तो कल आपने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितने का सामान बेचा, तो $1000 का। यानी आपके निर्यात से आपको कितना पैसा मिला, तो $1000। अब ये डॉलर जो है आप अपने पास नहीं रख सकते हैं, आपको इसे RBI को क्या करना होगा, डिपॉजिट करना होगा। तो कल की बात करें, कल आपने जो $1000 RBI में जमा किया तो RBI ने आपको किस रेट पे दिया, तो 60 रुपए के रेट पे। तो कल आपको RBI ने कुल मिला के कितना रुपया दिया, तो 60,000 यानी 60,000। यानी रुपये में जो आपकी कमाई है वो कितनी है, 60,000। ठीक है, आज की बात करें, रुपया कमजोर हो गया, यानी $1 70 रुपए का। और आज भी आपका जो निर्यात है वो $1000 ही है, यानी निर्यात में कोई वृद्धि नहीं है। लेकिन आज जो है आप $1000 RBI को सप्लाई करेंगे, जब RBI को बेचेंगे कमा के, तो RBI आपको किस रेट पे देगा, तो RBI आपको 70 के रेट पे देगा। यानी आज आपको RBI से कितना प्राप्त होगा, तो 70,000 रुपया। आप इसको फिर से देखें, ठीक है। तो कल और आज डॉलर में जो आपका एक्सपोर्ट था वो बिल्कुल सेम है, यानी कल भी $1000 था और आज भी $1000 है। लेकिन चूंकि रुपया कमजोर हो गया, कल आपको RBI ने $1 पे 60 रुपए दिया, यानी आपको RBI से कुल मिला 60,000, और आज RBI ने आपको 70 रुपए के हिसाब से दिया, तो आज आपको मिला 70,000। तो आपकी जो कमाई है वो कितने से बढ़ गई, तो 10,000 रुपए से आपकी कमाई बढ़ गई। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने ज्यादा निर्यात किया, निर्यात आपका डॉलर में बिल्कुल सेम है, कल भी $1000 आज भी $1000। लेकिन चूंकि रुपया कमजोर हो गया तो RBI से हर एक $1 पे अब आपको क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बेहतर है। ये 10,000 रुपया जो आपको एक्स्ट्रा मिला, ठीक है, ये आपके लिए क्या एक तरह का है, लेमन टर्म में विंडफॉल गेन। आपकी तो लॉटरी लग गई, अब आपकी कमाई रुपये में बढ़ गई, तो इससे जो है, ठीक है, आप भारत का निर्यात कैसे बढ़ेगा। ठीक है, जरा इसको हम लोग निर्यात यानी एक्सपोर्ट से लिंक करें। पिछले क्लासेस में मैंने पढ़ाया था कि 91 के बाद हमारी जो पॉलिसी है एक्सटर्नल फ्रंट पे वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी निर्यात को हम बढ़ावा दें। अब भारत का निर्यात कब बढ़ेगा,
जिसके लिए एक कंडीशन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं का दाम क्या हो, कम से कम हो। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा कंपटीशन दुनिया के अन्य देशों से होता है और उनके मुकाबले हमारी वस्तु की कीमत अगर कम होगी तो भारतीय वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ेगी, भारत का निर्यात बढ़ेगा। ठीक है, तो निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। ठीक है, ये सब आप पढ़ेंगे जब आप टॉपिक पे आएंगे। तो निर्यात को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जो WTO के द्वारा प्रतिबंधित है, ठीक है, यानी वो गलत तरीके से किया जाने वाला व्यापार की श्रेणी में आता है। अब जरा मैं एक उदाहरण दूं जिसमें कहा जाता है एक्सपोर्ट सब्सिडी, जिसको हम लोग कहेंगे कैश सब्सिडी। क्या निर्यातकों को सरकार जो है कैश में सब्सिडी दे सकती है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये समझे कैश सब्सिडी होता क्या है। क्या कैश सब्सिडी दे करके हम निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं? तो मैं एक उदाहरण समझा रहा हूं। आप मान लो निर्यातक हो और आप इसी पेन को क्या करते हो, निर्यात करते हो, तो बेचते हो इंडिया के बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, लेकिन आप बनाते कहां हैं, भारत में। मोरओवर, ठीक है, आप निर्यातक बाद में हैं, बिजनेसमैन पहले हैं। और बिजनेसमैन चाहे देश के भीतर बेचे या देश के बाहर बेचे, बिजनेसमैन को प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट कमाने के लिए जरूरी है कि आप वस्तुओं का जो कीमत है उसके लागत से ऊपर रहेगा। अब इस उदाहरण को समझिए। आप इस पेन को बनाते हैं और इसको निर्यात करते हैं। अब इस एक पेन को बनाने में आपको भारत में 10 रुपया लगा, उत्पादन लागत 10 रुपया, और 2 रुपया भी अगर आप प्रॉफिट चार्ज करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप इसका दाम कितना तय करेंगे, तो कम से कम 12 रुपया। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप इसको कितने बेचेंगे, 12 रुपया। क्या इससे कम पे आप बेच सकते हैं? नहीं। इससे कम का मतलब हुआ कि आपका प्रॉफिट कम होगा, और अगर आप 10 रुपए से कम पे जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से नुकसान होगा। अब सपोज कि आई एम द गवर्नमेंट, मैं सरकार हूं और अब मेरी पॉलिसी है निर्यात को बढ़ाना, तो मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा करें कि ये जो आप 12 रुपए में बेच रहे हैं आप इसका दाम घटा करके 8 रुपया कर दें। ठीक है, फिर से देखें, यानी जो आपका एक्सपोर्ट प्राइस है जो भी आपने 12 रुपया तय किया है, आप उसको घटा के कितना कर दें, 8 रुपया कर दें। जिससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तु क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। तो भारतीय वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ेगी, और भारत का निर्यात बढ़ेगा। लेकिन क्या आप जो है इस 8 रुपये में बेचेंगे? नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक्सपोर्टर आप बाद में हैं और बिजनेसमैन पहले हैं। अगर आप 8 रुपये में बेचते हैं, ये आपके उत्पादन लागत से कम है, तो आपको 2 रुपये का नुकसान होगा। तो आप किसी भी कीमत पे 8 रुपये में नहीं बेचेंगे। ठीक है, कम से कम आपको 2 रुपये प्रॉफिट चाहिए। अब मैं आपसे कहता हूं कि घबराए नहीं, आप एक काम करें, आप जो है इसको 8 रुपये में बेचें और जो बाकी 4 रुपये है वो मैं आपको सब्सिडी देता हूं। फिर देखें, यानी आप जो है इस पेन का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटा करके 8 रुपये पे ले आए और 4 रुपया जो है ये मैं आपको कैश सब्सिडी या एक्सपोर्ट सब्सिडी के रूप में देता हूं। तो क्या अब आप तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको 8 रुपये में आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच रहे हैं और 4 रुपये आपको सरकार दे रही है, आपका 12 रुपये पूरा हो गया। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, भारतीय वस्तु जो है, क्योंकि भारत सरकार ने सब्सिडी दिया, इससे भारत के जो निर्यातक थे उन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी वस्तुओं की कीमतों को क्या किया, कम किया, जिससे भारत का निर्यात क्या हुआ, बढ़ा। तो इसमें आखिर बुराई क्या है? बुराई क्या है? क्या इस तरह से हम अपने निर्यात को बढ़ा सकते हैं? आंसर है नहीं। कारण बहुत सिंपल है। देखो, प्रश्न यह है कि अगर भारत सरकार 4 रुपया सब्सिडी दे सकता है तो अमेरिकन सरकार तो 8 रुपए देगा। यानी तब क्या होगा कि एक तरह का वॉर यानी लड़ाई शुरू हो जाएगी और हर एक देश चाहेगा कि अपने निर्यातकों को अधिक से अधिक सब्सिडी दे करके कि अपने निर्यात को क्या करे, प्रमोट करे। ठीक है, और ये जो है गलत तरीके से किए जाने वाला व्यापार की श्रेणी में आता है। और इसलिए ये पूरी तरह से WTO के द्वारा, जिसका मेन उद्देश्य है वर्ल्ड ट्रेड और फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना और इस चीज को सुनिश्चित करना कि कोई भी देश गलत तरीके से व्यापार नहीं कर रहा है, उस चीज को कायम रखना। तो ये जो है टोटली बैन है। ठीक है, यानी निर्यातकों को एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं दिया सकता है। जब आप पढ़ेंगे कभी यूपीएससी मेंस के लिए तो आपका एक टॉपिक है एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, वहां पे आप देखेंगे कि भारत के जो किसान हैं, भारत के किसान निर्यात नहीं कर पाते। मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, 2018 की बात करें, आपने सुना ही होगा कि फसल खराब हुआ तो किसान मारा गया और फसल अच्छा हुआ फिर भी किसान मारा गया। ठीक है, तो ठीक है, फसल खराब हुआ तो किसान मारा गया, ये तो समझ में आ गया। लेकिन फसल बहुत अच्छा हुआ फिर किसान क्यों मारा गया? कारण सरप्लस। ठीक है, सरप्लस के कारण जो है घरेलू बाजार में कीमतें इतनी कम हो जाती हैं कि किसान उसे उत्पादन लागत भी रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो सरप्लस जो है
अब जो सरप्लस हमारे पास है, अगर हम उसे अपने देश से बाहर निकाल दें, यानी उसका हम निर्यात कर दें, एक ऐसा चीज जिसके अभाव में आधी दुनिया भूखे मर रही है, ठीक है, तो अगर हम सरप्लस को निर्यात कर दें, मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो इससे जो है किसको फायदा होगा? फायदा एक नहीं अनेक होगा। भारत का निर्यात बढ़ेगा। सरप्लस जो है अगर भारतीय बाजार से बाहर निकल गया तो क्या होगा? ये एक्सपोर्ट की जो कमाई है वो किसानों को जाएगी। तीसरा फायदा होगा कि सरप्लस देश के बाहर जो निकल जाएगा तो फिर क्या होगा? देश के भीतर जो कीमतें घट गई थी वो कीमत भी बढ़ेगी और यहां पे भी घरेलू बाजार में भी किसानों को क्या होगा? अच्छा इनकम मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये बजट है, 2018 का बजट है। मिस्टर जेटली आपके थे वित्त मंत्री, तो जेटली साहब ने बजट स्पीच में साफ साफ कहा था कि हमारे पास जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल यानी निर्यात करने के लिए जो सरप्लस है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है, वो तकरीबन हमारे पास है $100 बिलियन, यानी बहुत बड़ा अमाउंट है। इतने के बराबर हमारे पास सरप्लस है जिसको हम निर्यात कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी कमाई है। लेकिन हमारा जो एक्चुअल निर्यात हुआ वो सिर्फ हुआ $30 बिलियन, $30 बिलियन, यानी $70 बिलियन जो है, जो सरप्लस है वो हमारे देश के भीतर ही रह गया। हम उसको क्लियर नहीं कर पाए, हम उसका निर्यात नहीं कर पाए। तो आखिर इसके पीछे समस्या क्या है? समस्या क्या है? तो ये जो है एक कंप्लीट टॉपिक आप देखेंगे, क्योंकि सारे टॉपिक आपस में लिंक्ड हैं। अब होता क्या है कि सब्सिडी जो है वो एक तरह से और काफी हद तक WTO के द्वारा मनाई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समस्या क्या है कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी कीमतें बहुत ही कम हैं, बहुत ही कम है। और जो विकसित देश हैं वो लोग अपने निर्यातकों को चोरी छिपे बहुत तरह का सब्सिडी देते हैं। नतीजा उनके जो निर्यातक हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने वस्तुओं की कीमतों को बहुत नीचे रखते हैं और हम वहां मुकाबला नहीं कर पाते हैं। नतीजा सरप्लस भारत में रह गया और उसने किसान को नुकसान पहुंचाया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि फसल खराब हुआ किसान मारा गया और फसल अच्छा हुआ उस केस में किसान मारा गया, ठीक है। तो आखिर इसका समस्या का समाधान क्या है? तो ये जब आप पढ़ोगे WTO एग्रीकल्चर सब्सिडी तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। खैर यहाँ पे अब देखें, तो मेरा ये कहना था कि निर्यात प्रोत्साहन हमारा उद्देश्य है, हमारी रणनीति है, लेकिन एक्सपोर्ट सब्सिडी जो कैश के फॉर्म में है वो हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस पे आ जाए, ठीक है, रुपये के कमजोर होने से निर्यातकों को क्या फायदा है? ठीक है, क्या फायदा है भारत का? इससे भारत का निर्यात कैसे बढ़ेगा? उसी उदाहरण को देखें। कल आपका एक्सपोर्ट था $1000 का और आज भी आपका एक्सपोर्ट है $1000 का, लेकिन कल आपको आरबीआई ने 60 रुपए के हिसाब से 60,000 दिया, आज आपको आरबीआई ने 70 के हिसाब से 70 दिया। तो आपकी जो कमाई है डॉलर में नहीं बल्कि रुपए में बढ़ गई, यानी अब आपको आरबीआई से 10,000 रुपया और ज्यादा मिल रहा है। अब चूंकि आपकी कमाई रुपए में बढ़ गई तो ये आपके लिए एक तरह का इंसेंटिव है, आपके लिए एक तरह का इंसेंटिव है और ये आपको इनकरेज करेगा कि आप अपने निर्यातित वस्तुओं का दाम जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या करें? कम करें। और जैसे ही आप कम करेंगे स्वाभाविक है आपके वस्तुओं की मांग जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होगी? बढ़ जाएगी और इससे आपका और भारत का निर्यात क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि रुपये के कमजोर होने से निर्यात बढ़ता है, निर्यात बढ़ता है। ठीक उल्टा, ठीक है। अब अगर मान लो रुपया मजबूत हो जाए तो उल्टा हम जाए। कल $1000 पे आपको आरबीआई ने 70 के हिसाब से दिया, 70,000। आज उसी $1000 पे आरबीआई आपको सिर्फ दे रही है 60,000। तो रुपये में आपकी कमाई क्या हो गई? कम हो गई, यानी आपको 10,000 रुपए का लॉस हुआ। अब इसको कवर करने के लिए आप क्या करते हैं कि निर्यातित वस्तुओं की कीमतों को आप क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो भारतीय वस्तुएं जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगी हो जाएगी तो भारत की वस्तुओं का डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। तो भारत का निर्यात क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसलिए आप करंट में पढ़ते हैं, ठीक है, पेपर में पढ़ते हैं और लिखा होता है, ठीक है, कि रुपये के कमजोर होने से निर्यात में वृद्धि हुई, या ठीक उल्टा, ठीक है, कि रुपये के मजबूत होने से भारत के निर्यात में निरंतर गिरावट हो रही है। या ऐसे भी आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते या पिछले महीने भारत के निर्यात में गिरावट दर्ज की गई क्योंकि एक कारण, जो प्रमुख कारण था, रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गया, ठीक है। तो ये सब जो टेक्निकल चीजें हैं जो आप करंट पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैं बार बार कहता हूं कि करंट से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन करंट आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर ना हो। और इसलिए बहुत मैटर करता है कि चीजों को समझें। अब आप पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी का जो न्यूज़पेपर होता है उसका हेडलाइन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। अब जरा देखें आज न्यूज़पेपर का हेडलाइन आया,
हेडलाइन क्या था? रुपया कमजोर, रुपया कमजोर। ठीक है, अब एक आम आदमी जिसको इकोनॉमिक्स का एबीसीडी नहीं आता है, तो ये लाइन पढ़ के उसको कैसा फील होगा ये कि भारत का जो रुपया है वो कमजोर हो गया, यानी बुरा लगेगा, हमें बुरा लगेगा कि रुपया हमारी करेंसी क्या हो गई, कमजोर हो गई। ठीक है, लेकिन उसके बगल वाले कॉलम में लिखा हुआ है निर्यातक खुश। ठीक है, यानी एक्सपोर्टर्स हैप्पी। अब ये बड़ा, ठीक है, अजीबोगरीब लगता है कि एक तरफ तो हमारे करेंसी कमजोर हो गई, लेकिन ये लोग क्यों खुश हो रहे हैं? ठीक है, तो खुश होने के पीछे कारण भी है क्योंकि रुपये में उनकी कमाई क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, कल पेपर का हेडलाइन चेंज हुआ, रुपया मजबूत। ठीक है, आम आदमी जिसको इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है पढ़ के बड़ा खुश हुआ, हमारी करेंसी मजबूत हो गई, बड़ा भीतर से प्राउड फीलिंग होती है कि हमारी करेंसी जो है पहले की तुलना मजबूत हो गया। ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन फिर बगल वाले कॉलम में लिखा हुआ है कि एक्सपोर्टर्स डिस्करेज, यानी निर्यातक नाखुश या जो भी कह लो, हतोत्साहित। तो कारण तो लगता है कि एक तो हमारी करेंसी मजबूत हो रही है, तो ये क्यों दुखी हो रहे हैं? क्या इनमें राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन कारण क्या है आपके समझ में आ गया होगा। ये बहुत मैटर करता है कि चीजों को आप जो है अप्लाई करके देखें कि प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। तो रुपये के कमजोर होने से क्या होगा, निर्यात क्या होता है, बढ़ता है। और ठीक उल्टा रुपये के मजबूत होने से क्या होगा, निर्यात में क्या होगी, कमी आएगी। ठीक है, यानी रुपया अगर बहुत मजबूत होता जा रहा है, ठीक है, तो ये भी सही नहीं है, इससे निर्यात में भारी गिरावट होगी। और रुपया अगर कमजोर हो रहा है तो निश्चित रूप से आयात महंगा होगा, विदेश जाना भी महंगा होगा, लेकिन उससे भारत के निर्यात में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये इसका अच्छा साइड है, यानी पॉजिटिव साइड। यानी एवरीथिंग हैज टू साइड्स, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी हर एक चीज का दोनों साइड है, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। लेकिन यहां पे स्टूडेंट्स के बीच मैंने देखा है कि सिर्फ उनको एक साइड पता है। अगर आप सोशल मीडिया चले जाओ, रुपया कमजोर हो गया, उसके बाद जो है सरकार की आलोचना, इसके कुछ पॉजिटिव साइड भी हैं। तो पहला हमने डिस्कस किया निर्यात यानी एक्सपोर्ट। फाइनल लाइन, रुपये के कमजोर होने से निर्यात क्या होता है, बढ़ता है, निर्यात में वृद्धि होती है। कारण आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आ जाए चौथा कारण, चौथा। ठीक है, अब बताइए आप ही कि रुपये के कमजोर होने से, एग्जाम्पल सेम रहेगा कि कल जो था $1 60 का था और आज जो है $1 70 है। ठीक है, $1 60 का और आज $1 70 का, रुपया कमजोर हो गया। इससे भारत के टूरिज्म पे क्या असर पड़ेगा? ठीक है, भारत में टूरिस्ट ज्यादा आना पसंद करेंगे कि कम आना पसंद करेंगे? तो टूरिस्ट की संख्या जो है वो भारत में बढ़ेगी या घटेगी, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अभी तो खैर कल से जब क्लास होगी तो हमारे पास एक सिस्टम होगा जिसमें मैं आपके आंसर देख सकता हूं। ठीक है, अभी थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, झांकना पड़ता है। खैर, तो रुपये के कमजोर होने से क्या होता है कि टूरिज्म में बढ़ावा मिलता है, टूरिज्म बढ़ता है। ठीक है, कारण अब विदेशियों के लिए भारत घूमना पहले की तुलना में सस्ता हो गया। ठीक है, कैसे समझोगे? अब जैसे मान लो एक अमेरिकन जब कल भारत घूमने आता था तो वो डॉलर लेके आता है, तो $1 पे उसे कितना मिलता था, ₹60। और ठीक है, आज अगर वो आता है तो आज उसे $1 पे कितना मिलेगा, ₹70। ठीक है, यानी उसके लिए तो फायदे का सौदा है। इसको आप वस्तु के टर्म में समझें। मान ले पानी का एक बोतल, और कैलकुलेशन का आसान करने के लिए मान के चलें कि एक बोतल पानी का जो दाम है वो ₹10। तो एक अमेरिकन जब वो कल भारत आया था तो $1 से जो ₹60 के बराबर था, कितना बोतल पानी खरीद सकता था? तो स्वाभाविक है, ठीक है, 6 बॉटल। ठीक है, यानी $1 से वो कितना बॉटल जो है, ठीक है, पानी खरीद सकता था? तो 6 बोतल। आज जो है अगर वो भारत आता है तो $1 कितने के बराबर है, 70 के बराबर है। ठीक है, तो अब जो है आज एक जो है डॉलर में वो कितना बोतल पानी खरीद पाएगा? स्वाभाविक है 7। ठीक है, तो उसके लिए भारतीय वस्तुएं क्या हो गई, सस्ती हो गई, यानी भारत आना जो है वो काफी जो है, ठीक है, सस्ता पड़ गया। तो इससे क्या होता है, टूरिज्म, ठीक है, टूरिस्ट की संख्या दिन पर दिन क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, और देखोगे एक होता है, ठीक है, टूरिज्म, एक है मेडिकल टूरिज्म जो भारत में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का बड़ा साधन है। अब एक अमेरिकन की बात करें। ठीक है, एक अमेरिकन जो है वो अगर अपने देश में हार्ट का बाईपास सर्जरी करवाता है तो रुपये के टर्म में उसका खर्चा है तकरीबन 20 लाख अमेरिका में, रुपये के टर्म में। अगर वही वो भारत में करवाता ऑपरेशन तो हार्डली उसको 5 लाख में काम हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करता है कि भारत आ गया, 5 लाख में अपना ट्रीटमेंट करवा लिया और जो है बाकी 15 लाख में वो घूम रहा है भारत। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेडिकल टूरिज्म।
और भारत का जो पुराना सिस्टम है जो सदियों से चला रहा है, ये आयुर्वेद एक्सपर्ट, तो इसके लिए आप देखेंगे केरला बहुत फेमस है, पढ़ाई होगा, केरला में बहुत तरह का मसाज होता है, प्राकृतिक है, एक्सपर्ट, हाँ अलग है, ठीक है। तो केरला का जो आपका तिरुवनंतपुरम जो आपका एयरपोर्ट है, आप हमेशा वहां देखेंगे कि चार्टर्ड फ्लाइट आते हैं और बहुत ज्यादा इससे कमाई होती है, ठीक है। तो रुपये के कमजोर होने से क्या होता है कि टूरिस्ट की संख्या बढ़ती है और उनसे जो हमें प्राप्ति होती है विदेशी मुद्रा, उसमें वृद्धि होती है। और ये अच्छा या बुरा है, स्वाभाविक है, तो ये आपका अच्छा है, ये आपका पॉजिटिव साइड है, ठीक है। ये आपका चौथा साइड था, ठीक है। अब आ जाए पांचवा साइड, ठीक है। एक बार क्या होगा, जैसे ही आपको सब्जेक्ट की समझ हो जाएगी ना, तो बाकी जो भी है आप खुद कर लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से लेमन टर्म में सोचो, अपना उदाहरण लेके सोचो। अब पीछे हमने पढ़ा था कि भारत में विदेशी मुद्रा प्राप्त होने का एक बड़ा साधन है एनआरआई, ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी अप्रवासी भारतीय। तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं आपको भारतीय मिल जाएंगे। तो भारतीय वहां पे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, वहां पैसे कमा रहे हैं और अपने कमाई का एक हिस्सा वो क्या करते हैं, भारत भेजते हैं। तो भारत जो है सबसे बड़ा देश है, यानी जो इस तरह के अप्रवासी लोगों से जो पैसा प्राप्त होता है, तो उसमें भारत की रैंकिंग नंबर 1 है। लास्ट ईयर भारत को प्राप्त हुआ $79 बिलियन, शायद मैंने पहले बताया था, $79 बिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। सेकंड नंबर चाइना का है, $64 बिलियन। और भारत में निर्यात आयात के कम होने के बावजूद भी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार निरंतर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जबकि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है, तो उसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। एक आपको मैंने बताया एफडीआई 1991 का नीति है, दूसरा एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और तीसरा आपका एनआरआई। तो अगर रुपया कमजोर होता है, ठीक है, तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जो एनआरआईज हैं वो ज्यादा पैसा भारत भेजना पसंद करेंगे या कम। फिर से देखें, ठीक है, अगर रुपया कमजोर होता है, एग्जाम्पल हमारा सेम रहेगा, ठीक है, $1 का 60 रुपए का था, ठीक है, आज $1 70 रुपए का। कल से मैं आपके प्रश्न का भी जवाब दिया करूंगा, क्योंकि यहां पे जो है सिस्टम कल आज शाम तक लग जाएगा, तो फिर आप मेरे सामने रहेगा जिससे हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। और ध्यान दें, ठीक है, पढ़ाई कभी भी एक तरफा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन जरूर है, लेकिन हम लोग इसको कोशिश करेंगे 2 वे बनाए, ठीक है, और हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। इस टीचिंग का मतलब होता है इट्स ऑल अबाउट रेजिंग द लेवल ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। सब्जेक्ट को लेकर के आपकी समझ को मैं डेवलप करूंगा। ये जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत ही डिफिकल्ट साइड माना जाता है, ठीक है। ना लोग इसको समझ पाते हैं ना समझा पाते हैं, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है जो लोग भी देख रहे हैं दे आर कंफर्टेबल और प्रॉपर चीजें प्रॉपर सीक्वेंस में जा रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। मेरा ये मानना है इस सब्जेक्ट में कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए, सबसे आसान सब्जेक्ट है। अब आ जाए, $1 कल 60 रुपए का था, आज $1 70 रुपए का, ठीक है। अब इस केस में जो एनआरआई हैं, जो भारत के बाहर हैं, तो वो ज्यादा पैसा भेजना पसंद करेंगे कि कम पैसा। अब यहां पे दोनों आंसर में देखता हूं जो बच्चों से आते हैं। अब जैसे उदाहरण ले लो, सपोज कि आप दिल्ली में हो या जहां भी हो, और आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके पिताजी जो है न्यूयॉर्क में काम करते हैं, वहां पे उनकी सैलरी मिलती है, और सैलरी किस करेंसी में, डॉलर में। तो घर के खर्चे के लिए क्या वो पैसे भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। जब विदेशी मुद्रा इन्वॉल्व होगा तो वाया आरबीआई आएगा। तो उन्होंने कल $1000 आपके लिए ट्रांसफर किया, और वाया आरबीआई, ठीक है, आपका बैंक भी इन्वॉल्व है। कल आपको $1000 पे आपके बैंक ने कितना रुपया दिया? तो 60 रुपए के हिसाब से कितना दिया आपको? 60,000 रुपए, ठीक है। यानी कल आपको प्राप्त हुआ 60,000 रुपया, ठीक है। आज अगर चूंकि रुपया कमजोर हो गया, $1 जो है 70 रुपए का है, तो आज अगर आपके पिताजी $1000 भेजते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 70,000, यानी 10,000 ज्यादा। अब इस केस में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रुपए के कमजोर होने के बाद आपके पिताजी जो है ज्यादा भेजेंगे डॉलर, कम भेजेंगे, उतना ही भेजेंगे, ठीक है। तो कुछ लोग जो है ये आंसर भी देते हैं कि कम भेजेंगे, यानी अगर वो $900 भी आज भेजते हैं, फिर भी आपको 70 रुपए के हिसाब से 63,000 रुपए मिलेगा, ठीक है। तो वो फिर क्या करेंगे? $1000 नहीं भेजेंगे, वो आपको $900 भेजेंगे। फिर देखिए, आज अगर वो $900 भेजते हैं तो 70 रुपए के हिसाब से आरबीआई आपको कितना देगी? 63,000 रुपए देगी। और कल जो है आपका जो $1000 पे 60,000 मिला, तो $900 भेजने के बावजूद भी, ठीक है, आपकी कमाई रुपये में बढ़ गई। तो यानी कुछ लोगों का कहना है कि रुपया जब कमजोर होगा तो आपके पिताजी जो है वो कम भेजेंगे, ठीक है। ठीक है, लेकिन ये व्यक्तिगत लेवल पे है,
व्यक्तिगत लेवल पे है। लेकिन कंट्री लेवल पे देखें तो जब रुपया कमजोर होता है तो एनआरआई जो है अधिक से अधिक पैसा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। खास करके उन लोगों के लिए यह बहुत ही बढ़िया समय होता है जो लोग भारत में बड़ा निवेश करना चाहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज में पैसा लगाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपकी फैमिली का प्लान है कि दिल्ली में एक मकान खरीदा जाए, ठीक है। अब ये क्या सही मौका है? बिल्कुल है। अब देखिए कैसे कि कल आपके पिताजी ने $1 लाख अगर भेजा तो आपको इंडिया में कितना प्राप्त हुआ? 60 लाख रुपया, 60 लाख। लेकिन अगर वो $1 लाख भेजेंगे तो कितना मिलेगा? 70 लाख रुपया, यानी 10 लाख रुपया अधिक, ठीक है। तो ये एक तरह का टेम्पटेशन है, यानी ये बहुत ही सही मौका होता है ये एनआरआईज के लिए, उन लोगों के लिए जो भारत में बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। खास करके मैंने कहा एसेट क्रिएशन, लैंड बिल्डिंग, जो भी कर लो, ठीक है। और ऐसा होता है तो जैसे ही आप देखेंगे, ठीक है, आपके व्यक्तिगत लेवल पे देखें तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पिताजी 1000 से $900 कर देंगे। लेकिन बात है जो बढ़ता है वो, तो उस केस में जब रुपया कमजोर होता है तो एनआरआई से जो पैसा ट्रांसफर होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, ठीक है। यह बात है 2013 की। 2013 मई, उस समय ग्लोबल क्राइसिस था, पूरी दुनिया में क्राइसिस था और रुपया बहुत तेजी के साथ कमजोर हो रहा था। और 15 दिन के भीतर जो $1 ₹55 का था, $1 जो ₹55 का था, 15 दिन के भीतर $1 तकरीबन 70 का पहुंच गया था। 70 एग्जैक्ट नहीं पहुंचा, ₹68.60 सबसे कम रेट था, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेशन आसान करने के लिए 70 ले रहे हैं, यानी बहुत तेजी के साथ। आप देखिए 15 दिन के भीतर रुपया बहुत बुरी तरह से कमजोर हुआ और $1 जो ₹55 का था तो वो बढ़ के कितने का हो गया? 70 का हो गया। और उस दौरान कहा जाता है, ठीक है, जो एनआरआईज थे, जो इंडिया के बाहर अपना काम कर रहे, कमा रहे, तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका था इंडिया में पैसा ट्रांसफर करने का। तो देखा गया था कि जो लोग जिन जिन देशों में काम कर रहे थे तो वहां के बैंकों से लोन लेकर के भारत पैसा भेज रहे थे। तो जब रुपया कमजोर होता है तो अचानक से क्या होता है? एनआरआई के द्वारा जो विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होता है उसकी मात्रा बहुत तेजी से क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइड है, यानी हर एक चीज का दोनों साइड है, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी। अब हम लोग इस चीज को समराइज करें। अब देखिए हमने 5 चीजें डिस्कस की और शायद काफी डिटेल में, बहुत सरल तरीके से। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग बढ़ी, रुपया कमजोर हुआ डॉलर के मुकाबले, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, एक साइड। अब डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास, ठीक है, डेप्रिसिएशन से रुपया क्या हुआ? कमजोर हुआ। अब रुपये के कमजोर होने से भारत पे कहां कहां असर पड़ेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर तो यही होगा कि कहां नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम लोग प्रभावित होते हैं सर से लेकर पैर तक, लेकिन फ्यू थिंग्स कैन बी कॉल्ड बैड, फ्यू थिंग्स कैन बी कॉल्ड गुड। एक एक करके हम लोग समेटे, ठीक है। रुपये के कमजोर होने से डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, आयात महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट विल बी कॉस्टली, और भारत के लिए यह बहुत नुकसानदायक है। क्यों नुकसानदायक है हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बैड, बुरा है। दूसरा, गोइंग अब्रॉड, इंडिया से बाहर जाना, विदेश जाना महंगा हो जाएगा। गुड और बैड, ठीक है। तो हम लोग चूंकि जाते नहीं, हमारे पर क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जो रेगुलरली जाते हैं और बहुत से लोग ऐसे जिनके लिए जाना जरूरी है, तो ये भी बैड ही एक तरह का। लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव साइड भी है, ठीक है। रुपये के कमजोर होने से डेप्रिसिएशन के बाद क्या होगा, ठीक है, भारत के निर्यात में वृद्धि होगी, ठीक है, गुड। भारत में टूरिस्ट का फ्लो क्या होगा? बढ़ेगा। टूरिज्म से जो कमाई है वो क्या होती है? बढ़ती है, गुड। और तीसरा, ये टोटल 5वां आपने देखा कि एनआरआई से जो मिलने वाला रेमिटेंसेस है, जो पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी मात्रा भी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो एक एक करके हमने सारे एस्पेक्ट को देखा, ठीक है। तो हर एक चीज का मेरा आपसे यह सिंसियर रिक्वेस्ट है कि जब आप पढ़ें, ठीक है, तो आपका अप्रोच बिल्कुल रैशनल और बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज का दोनों साइड होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, और दोनों साइड को आपको देखना है, ठीक है, कि ये पॉजिटिव्स हैं और इसके निगेटिव है, ठीक है। और तभी आपका जो है सही राइटिंग स्किल डेवलप कर पाओगे और किसी भी चीज पे आप जो है रियलाइज कर सकते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। ये स्किल आपको क्लास में ही आपको डेवलप करना है, खास करके इस सब्जेक्ट में तो पता ही आपको कि चीजें बहुत ही गतिशील है, ठीक है। अब ठीक उल्टा बात है, अगर एक समझ में आ गया दूसरा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। प्रभाव ठीक क्या होगा? उल्टा होगा। थोड़ी देर के लिए मान लें, चलो हम लोग कंक्लूड ही करते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग कम हो गई, डॉलर सस्ता हो गया, यानी रुपया जो है डॉलर के मुकाबले महंगा हो गया, मजबूत हो गया। अब रुपये मजबूत होने को हम लोग कहते हैं एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन,
ठीक है, यानी मूल्य वृद्धि, ठीक है, एप्रिसिएशन। रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गया। अब रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गया तो प्रभाव जो है ठीक विपरीत होंगे। यहां भी कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। जो वहां बुरे थे यहां अच्छे हो जाएंगे, और जो वहां अच्छे थे यहां बुरे हो जाएंगे। रुपया अगर मजबूत होता है तो सबसे पहले क्या होगा, इंपोर्ट यानी आयात क्या होगा, सस्ता हो जाएगा। गुड। विदेश जाना क्या होगा, सस्ता हो जाएगा। दोनों सही है। लेकिन जो ऋणात्मक जो असर होगा, निर्यात क्या होगा, कम हो जाएगा। भारतीय वस्तुएं क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। अगला असर है, जो आप देखें, जो टूरिस्ट जो भारत आएंगे उनमें कमी होगी। और अगला असर है, एनआरआई के द्वारा जो भेजा जाने वाला पैसा है उसमें भारी कमी आएगी। तो यहां भी दोनों प्रभाव है, एक के ठीक उल्टा है। ठीक है, तो आई होप नाउ आपको ये मतलब समझ में आ गया, एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी अगेंस्ट डॉलर। ये जो एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन होता है, रुपया कमजोर हो या मजबूत हो, इसके पीछे जो कारण है वो है मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन ध्यान है, ये घरेलू मांग और सप्लाई नहीं बल्कि इंटरनेशनल। डॉलर एक अंतर्राष्ट्रीय वस्तु है जिसका सप्लायर सिर्फ एक ही देश है, अमेरिका, लेकिन डिमांड कौन करता है, पूरी दुनिया। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग हमेशा बढ़ती और घटती रहती है। ठीक है, नतीजा रुपया या तो कमजोर होगा या रुपया मजबूत होगा, और दोनों केस में भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। कहां, ठीक है, तो आंसर है, करेक्ट आंसर है हर एक जगह। ठीक है, सर से लेकर पैर तक। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इट इज मोर वल्नरेबल, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हलचल होता है, जो बदलाव होता है, तो उसका जो असर है सारे अर्थव्यवस्था पे एक जैसा नहीं होता है। किसी पे बहुत ज्यादा होता है, किसी पे बहुत कम होता है, और भारत वो देश है जिसपे असर जो है काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सब लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये दोनों मैं कंप्लीट कर रहा हूं। तो डेप्रिसिएशन का मतलब आपने समझ लिया, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन से मिलता जुलता एक वर्ड है, उसका नाम है डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन। ठीक है, डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन। नाम सुना होगा। ठीक है, देखो डेप्रिसिएशन, ठीक है, और डिवैल्यूएशन, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दोनों में अंतर नहीं बता पाते, क्योंकि दोनों में रुपया कमजोर होता है। किसके मुकाबले, डॉलर के मुकाबले। डेप्रिसिएशन में भी रुपया कमजोर हुआ, डिवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन में भी रुपया कमजोर होता है। तो जो इंपैक्ट या प्रभाव होगा भारतीय अर्थव्यवस्था पे वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों दो अलग चीज है, ये दोनों दो अलग चीज है। डेप्रिसिएशन जो मूल्यह्रास है, ये क्यों हुआ, रुपया कमजोर हुआ, जो पढ़ चुके हैं, बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड और सप्लाई में जो गैप का, उसके कारण। लेकिन जो अवमूल्यन है, डिवैल्यूएशन में भी क्या होता है कि रुपया कमजोर होता है। रुपया क्या होता है, कमजोर होता है। लेकिन यहां जो रुपया कमजोर होता है, ये जानबूझ के, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिसी। जो भारत का केंद्रीय बैंक है, आरबीआई, वो पॉलिसी के तहत रुपये को डॉलर के मुकाबले कमजोर करता है। ठीक है, यानी अपनी करेंसी का जो एक्सटर्नल वैल्यू है, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड अगेंस्ट डॉलर। यानी पॉलिसी के तहत रुपये को सरकार क्या करती है, आरबीआई क्या करती है कि डॉलर के मुकाबले कमजोर करती है। और आपको जानकारी होगी कि अभी तक 1951 से लेकर आज तक भारत में, ठीक है, 3 बार अवमूल्यन हुआ है, 3 बार अवमूल्यन हुआ है। एक बार 60 के दशक में, ठीक है, और 2 बार जो नई आर्थिक नीति, जो भारत में आर्थिक सुधार के कार्यक्रम शुरू हुए थे 1991 24 जुलाई को, उससे ठीक पहले 2 बार हुआ। ठीक है, तो पहले हम समझें कि अवमूल्यन होता क्यों है। ठीक है, इसका क्या असर पड़ेगा। तो मैं पहले एक उदाहरण आपके बोर्ड पे लिख रहा हूं। उदाहरण देखो, छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके कैसे चीजों को समझते हैं। पहले मैं एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूं कि जब 2 देशें आपस में व्यापार करती हैं तो व्यापार कैसे होता है। ठीक है, कैसे करेंसी जो है एक दूसरे में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उदाहरण मेरा बहुत सिंपल है, और कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग जो है फ्लैट फिगर्स ले रहे हैं, जिससे समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब जैसे उदाहरण देखो, ठीक है, ये है आपका भारत, ये है इंडिया। ठीक है, और ये है आपका रशिया। ठीक, रशिया। ठीक है, अब भारत की करेंसी जो है वो क्या है, रुपये, रशियन करेंसी रूबल। लेकिन अब आ जाए विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। तो आज की डेट में हम लोग मान के चले कि जो $1 है वो 50 रुपए के बराबर है।
ठीक है, देखो 50 के बराबर है नहीं, 75 के आसपास है, लेकिन हम लोग ले रहे हैं फिगर्स कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, आपको समझ डेवलप करने के लिए। और इधर देखें ठीक है कि डॉलर और रूबल का, ठीक है, $1 50 रुपए के बराबर और $1 100 रूबल। वेलकम बैक, शुरू करें। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू हो गए थे, यहाँ लाइट चली गई थी, तो बीच में मैंने कुछ आपके मैसेज देखे, जैसे विनय आर्या जी का मैसेज है कि सर राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करें। ठीक है, तो ये भी होगा, ठीक है, कैसे डेवलप करें। आप लोग गलत सोचते हैं कि मैं आपको खड़ा होकर लिखवा दूंगा तो आपसे राइटिंग स्किल डेवलप हो जाएगी, वो गलत है। राइटिंग स्किल हमेशा यहाँ डेवलप होता है, ठीक है, और उसकी शुरुआत होती है क्लासरूम से। ठीक है, सबसे पहले आप सुनेंगे टीचर को, ठीक है, फिर पढ़ेंगे तब लिखेंगे। तो जब आप क्लास में आएंगे तो इन सब चीजों पर डिटेल में चर्चा होगी। इतना ही नहीं, एक और भी समस्या है। एक समस्या बच्चों के साथ है बोलने की, यानी बार बार पढ़ने के बावजूद भी आप भूल जाते हैं, और एग्जामिनेशन हॉल में तो ये बड़े चरम सीमा पे होता है, कल का पढ़ा हुआ सब कुछ भूल गया। ठीक है, तो अगर आप बार बार चीजों को भूल जा रहे हैं तो फिर फायदा क्या उसको पढ़ने का। ठीक है, तो उसमें भी कुछ आपको होमवर्क करना पड़ेगा, और एक आध तरीका फॉलो करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि एक बार आप पढ़ेंगे और पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उसके अलावे जो कहा था अप्रोच क्यों कहते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पढ़ाई के अलावे भी आती है, तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो ये सब लोग क्लास में चर्चा करें। ठीक है, आई होप कि आपके समझ में आ रहा है। अब जरा ठीक है फिर से देखें हम लोग, हो रहा है। ठीक है, तो ये है, अब इंडिया रशिया से इंपोर्ट करा है। ठीक है, तो रशिया का जो व्यक्ति है निर्यातक, तो वो जो भारत को सामान बेचेगा तो उस सामान का जो दाम है पहले किस करेंसी में तय करेगा, किस करेंसी में, रूबल या डॉलर। तो कुछ लोग कहते हैं डॉलर, नहीं, पहले जो है वो रूबल में तय करेगा। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं, आप निर्यातक हैं, ठीक है, आप निर्यात करें, लेकिन बना कहां रहे हैं, इंडिया में, तो जो लागत है या जो भी आपका खर्चा है इंडिया में वो तो रुपए में तय हुआ है। तो पहले जो है आप रुपए में उसका जो है दाम तय करेंगे और फिर जो है वो डॉलर में कन्वर्ट होगा। इसको आप उदाहरण देखें तो रशिया का जो निर्यातक है उसने इसका दाम तय किया, निर्यातित वस्तुओं को भारत जो बेच रहा है उसका दाम तय किया 50,000 रूबल। यानी भारत को जो सामान बेच रहा है तो उसका रशियन करेंसी रूबल में जो कीमत तय हुआ वो हुआ 50,000 रूबल। ठीक है, उसको 50,000 रूबल चाहिए। अब देखिए, ये जो 50,000 रूबल है इस विनिमय दर पे डॉलर में कन्वर्ट होगा। सिंपल मैथमेटिक्स, $1 100 रूबल का, ठीक है, या उल्टा पढ़ लो, 100 रूबल जो है $1 का, तो 50,000 रूबल जो है कितने के बराबर होगा, तो अभी तक आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, $500। ठीक है, यानी इस वस्तु का डॉलर में जो दाम तय होगा वो $500। यानी आप इंपोर्टर हैं, आप आयातक हैं भारत के, तो आपको जो दाम बताया जाएगा $500, यानी जो वस्तु आप आयात कर रहे हैं उसकी कीमत कितने हैं, $500। अब देखें, अब आपको $500 चाहिए, आपके पास रुपया है, ये $500 आपको कौन देगा, आरबीआई। तो आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करने के लिए आरबीआई से $500 क्या करेंगे, खरीदेंगे, और हर एक $1 पे आपको कितना देना होगा, 50 रुपया। तो $1 की कीमत है 50 रुपया, तो $500 पे आपको कितना देना होगा, तो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा 25,000 रुपया। यानी रुपये में जो आपके लिए लागत है वो कितना है, 25,000 रुपया। तो 25,000 रुपया आरबीआई को दे करके आप $500 खरीदेंगे, क्योंकि आपको इंपोर्ट करना है। तो आरबीआई आपको डॉलर देगी नहीं, जैसे ही आप 25,000 रुपया आरबीआई में जमा करेंगे, आरबीआई क्या करेगी, ये जो $500 है, ठीक है, वो आपके बिहाफ में पे कर देगी, आपके बिहाफ में पे कर देगी। अब आरबीआई किसको पे करेगी, तो रशिया का जो केंद्रीय बैंक है उसको पे करेगी। ठीक है, रशिया का जो केंद्रीय बैंक है उसको पे करेगी। तो रशिया का जो केंद्रीय बैंक है वो $500 रिसीव करेगा और इस व्यक्ति को, निर्यातक को कितना देगा, 50,000 रूबल। फिर से जो है आप पूरे प्रोसेस को समझे, बहुत जरूरी है। ठीक है, रशिया का जो निर्यातक है, जो भारत को निर्यात कर रहा है, तो उसने पहले अपने वस्तु का दाम किसमें तय किया, रूबल में, 50,000 रूबल। अब 50,000 जो रूबल है, ठीक है, अब इस विनिमय दर पे डॉलर में कन्वर्ट होगा और ये $500 के बराबर हुआ। आप भारत के आयातक हैं तो आपको कितना चाहिए, $500 चाहिए। ये $500 आपको आरबीआई देगी, आप आरबीआई से खरीदेंगे, और हर एक $1 पे आप आरबीआई को कितना देंगे, 50 रुपीज के हिसाब से। तो 500, ठीक है, $500 पे आप कितना दे रहे हैं,
तो 25,000 रुपया। तो 25,000 रुपया आप क्या करेंगे, आरबीआई को डिपॉजिट करेंगे और आरबीआई आपके बिहाफ में क्या करेगी, $500 रशिया का जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, उसको पे कर देगी। तो रशिया का विदेशी मुद्रा भंडार क्या होगा, बढ़ेगा। तो रशिया का जो केंद्रीय बैंक है, लेमेंटेड में रशिया का जो आरबीआई है, ठीक है, उसका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, वो डॉलर रिसीव करेगा और जो निर्यातक है उसको किस में देगा, रूबल में देगा, 50,000 रूबल। तो इस तरह से दो देशों के बीच में व्यापार हुआ। अब जो है आपको मेन चीज क्या देखना है, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, तो क्या इस प्रोसेस में क्या हमने दोनों विनिमय दर को यूज किया है। ये जो ट्रेड हुआ है इंडिया रशिया के बीच में, तो यहां पे क्या हमने दोनों विनिमय दर को यूज किया है, बिल्कुल यूज किया है। देखो कैसे, ये जो 50,000 रूबल डॉलर इस 500 में कन्वर्ट हुआ है इस विनिमय दर पे, और ये जो $500 25,000 में कन्वर्ट हुआ है इस विनिमय दर पे, यानी दोनों विनिमय दर का यूज हुआ है। अब हम लोग देखें डिवैल्यूएशन क्या होता है, अवमूल्यन क्या होता है। अवमूल्यन में भी जो घरेलू मुद्रा है डॉलर के मुकाबले कमजोर होती है, लेकिन ये मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई के कारण नहीं, बल्कि एक पॉलिसी के तहत। जरा देखिए कैसे, पहले देखिए होता क्या, फिर क्यों होता है, ठीक है। अब रशिया का जो केंद्रीय बैंक है उसने क्या किया कि डॉलर के मुकाबले रूबल को 25% कमजोर किया, अवमूल्यन किया 25%, यानी डॉलर के मुकाबले उसने अपनी करेंसी रुपया को क्या किया, कमजोर किया। और अब जो है $1 जो है ये 125 रूबल के बराबर हो गया, ठीक है। फिर से देखें आप इसको, रशिया का जो केंद्रीय बैंक है उसने क्या किया, अवमूल्यन किया 25% से, और $1 जो 100 रूबल का था उसको 125 रूबल का बना दिया, यानी रूबल जो है वो डॉलर के मुकाबले क्या हो गया, कमजोर हो गया 25% से। ये जो रूबल कमजोर हुआ है डॉलर के मुकाबले, ये डिमांड सप्लाई के कारण नहीं, बल्कि जानबूझ के पॉलिसी के तहत किया गया है, ठीक है। अब मैं एक और चीज पूछूंगा, रशिया ने जो अवमूल्यन किया, तो क्या इसमें भारत सरकार का कोई रोल है, नहीं। क्या भारत सरकार रशिया को अवमूल्यन करने से मना कर सकती है, नहीं, ठीक है। लेकिन अब देखें इसका असर क्या हुआ, ठीक है। ये जो व्यापार हमने किया था ये अवमूल्यन से पहले, अब जो है अवमूल्यन के बाद, डिवैल्यूएशन के बाद एक बार फिर से हम लोग इंपोर्ट करें उसी इंपोर्टर से, उसी व्यक्ति से, और उसने क्या किया, अभी भी जो है 50,000 रूबल ही दाम तय किया। ये आपका अवमूल्यन से पहले का है, और अब हम लोग फिर से उससे खरीद रहे हैं अवमूल्यन के बाद। तो जो रशिया का जो निर्यातक है उसने अभी भी 50,000 रूबल ही चार्ज किया, उसने दाम में कोई बदलाव नहीं किया, ठीक है। वस्तु भी उतनी ही है, सेम वस्तु है, और साथ साथ कीमत भी सेम है। तो रशिया का जो निर्यातक है उसने दाम में कोई चेंज नहीं किया, और अभी भी जो है वो कितना चार्ज कर रहा है, 50,000। लेकिन अब क्या होगा, ये अवमूल्यन के बाद है, अब ये 50,000 जो रूबल है, डॉलर में जो कन्वर्ट होगा इस रेट पे, नए रेट पे, जहां पे रूबल डॉलर के मुकाबले कमजोर है, पहले इस रेट पे, अब इस रेट पे। मैथमेटिक्स अप्लाई करो, ठीक है। $1 अब 125 रूबल के बराबर है, उल्टा पढ़े, 125 रूबल जो है $1 के बराबर है, तो 50,000 रूबल कितने डॉलर के बराबर होगा, कैलकुलेशन अगर आपने कर लिया होगा तो सिर्फ और सिर्फ $400 के बराबर। आप देखें रूबल के कमजोर होने से, ठीक है, रूबल में नहीं डॉलर में उस वस्तु की कीमत क्या हो गई, गिरावट आ गई, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। क्योंकि ये जो 50,000 रूबल है, देखो निर्यातक जो रशिया का है उसने दाम में कोई बदलाव नहीं किया, पहले भी उसने 50,000 रूबल चार्ज किया, अभी 50,000 रूबल चार्ज करा है। लेकिन पहले जो है ये 50,000 रूबल इस रेट पे डॉलर में कन्वर्ट हुआ तो $500 का हुआ। लेकिन अब चूंकि रशिया का केंद्रीय बैंक ने अवमूल्यन किया है, उसने डॉलर के मुकाबले रूबल को 25% से कमजोर किया, तो अब जो है इस दर पे रूबल डॉलर में कन्वर्ट होगा, तो 50,000 रूबल जो है इस रेट पे कितना हुआ, 400। यानी अब आपके लिए बात करें, अब आपके लिए देखिए उतने ही वस्तु की कीमत जो है कितनी है, $400। तो रशिया से जो वस्तु खरीद रहे हैं वो सस्ती हो गई डॉलर में। तो रशिया से जो आप आयात कर रहे हैं, यानी रशियन वस्तुएं जो हैं अब आपके लिए सस्ती हो गई। क्यों सस्ती हो गई? क्या रशिया के निर्यातक ने दाम में गिरावट किया? नहीं, बल्कि रशिया की करेंसी जो है अवमूल्यन हुआ है। अब आपको सिर्फ $400 चाहिए, पहले अवमूल्यन से पहले उतने ही सामान के लिए आपको कितना डॉलर चाहिए होता था, $500, लेकिन अब चाहिए आपको सिर्फ $400। अब मान के चलो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो अब आप आरबीआई से कितने डॉलर की मांग करेंगे? 400, और हर एक $1 पे आपको कितना देना है?
₹50, तो $400 पे आपको कितना देना होगा? सिर्फ ₹20, ₹20,000। अब आप क्या करेंगे कि आरबीआई में 20,000 जो है रुपया डिपॉजिट करेंगे और आरबीआई आपके बिहाफ में क्या करेगी? $400 जो है रशिया के केंद्रीय बैंक को भेजेगी। रशिया का जो केंद्रीय बैंक है वो $400 रिसीव करेगा और एक्सपोर्टर को कितना देगा? ₹50,000। ठीक है, पूरा प्रोसेस मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। अगर आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। रशिया ने अवमूल्यन किया, ठीक है, अपनी करेंसी को डॉलर के मुकाबले 25% से क्या किया? कमजोर किया। ठीक है, कमजोर किया। तो ये जो है इंडिया के लिए, ठीक है, अच्छा है या बुरा है? ये आपका आंसर जो है, ठीक है, मुझे चाहिए। रशिया ने, पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया, रशिया ने अपनी करेंसी को डॉलर के मुकाबले कमजोर किया, रूबल को 25% अवमूल्यन किया, डिवैल्यूएशन। तो ये जो है, इससे क्या हुआ कि रशिया की जो वस्तु है, आप देखें, ठीक है, रूबल में नहीं डॉलर में सस्ता हो गया। और भारत के लिए रशिया से जो आयात है वो क्या हो गया? सस्ता हो गया। इट्स अ गुड फॉर इंडिया और बैड फॉर इंडिया। आई रिपीट अगेन, इट्स अ गुड फॉर इंडिया और बैड फॉर इंडिया। तो ठीक है, स्वाभाविक है आप कहेंगे गुड, यही आंसर नॉर्मली आता है। आप गुड क्यों कहेंगे? क्योंकि आप देखें, आपके लिए रशिया से इंपोर्ट सस्ता हो गया और उतने ही वस्तु के लिए अब आपको $100 कम देना है, या ऐसे कह लें, ठीक है, कि रुपए में 5,000 कम देना है। ठीक है, तो ये सबको नजर आता है, ये सबको नजर आता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है उनका आंसर ये आता है, ये तो इंडिया के लिए बहुत ही बेहतर है। लेकिन अगर आप डिटेल में जाएं, ठीक है, तो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ठीक है, रशिया ने जो अवमूल्यन किया उससे रशिया की वस्तुएं क्या हो गई? सस्ती हो गई। ठीक है, तो रशिया की वस्तु जो सस्ती हुई है, सिर्फ भारत के लिए या ठीक है अंतरराष्ट्रीय बाजार में सबके लिए? रशियन गुड्स हैव बिकम चीपर ओनली फॉर द इंडिया और फॉर द होल वर्ल्ड? सिर्फ भारत के लिए सस्ती हुई है या पूरी दुनिया के लिए? तो स्वाभाविक है पूरे दुनिया के लिए। आप देखें, रशिया ने जो अवमूल्यन किया उसके कारण जो रशिया की वस्तुएं हैं न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए सस्ती हो जाएगी। और अंतरराष्ट्रीय बाजार में रशियन गुड्स का दाम डॉलर में क्या होगा? कम हो जाएगा। रशियन गुड्स सस्ते हो जाएंगे, उससे क्या होगा? फिर अंतरराष्ट्रीय बाजार में रशियन गुड्स की मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। रशिया का निर्यात बढ़ेगा और जो लोग पहले भारत से सामान खरीदते थे उनके लिए रशियन गुड्स पहले की तुलना में क्या हो गए? चीपर हो गए। तो लोग भारतीय गुड्स को छोड़ के कहां चले जाएंगे? रशियन गुड्स पे। और भारत के निर्यात में गिरावट होगी जो पहले से ही आयात से कम है। ठीक है, तो ये $100 का आपको जो फायदा नजर आ रहा है वहां पे ना जाने कितने का लॉस है। यानी रशिया ने जो अवमूल्यन किया इससे, ठीक है, जितने भी देश, ठीक है, जो निर्यातक देश है, रशियन गुड्स उन सब के मुकाबले सस्ती हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय बाजार में। और अवमूल्यन का परसेंटेज जितना ही ज्यादा होगा, जितना ही ज्यादा उसे कमजोर किया जाएगा, वो उतना ही ज्यादा सस्ता होगा। ठीक है, तो उस केस में भारत करे तो क्या करे? ठीक है, भारत का नुकसान बहुत बड़ा है। ठीक है, यहां तो $100 का फायदा है, गेन है, लेकिन नुकसान कितना है? भारत के निर्यात में भारी गिरावट होगी। जो लोग भारत के सामान को खरीदते थे वह भारतीय वस्तुओं को छोड़ करके कहां चले जाएंगे? रशियन गुड्स पे, बिकॉज रशियन गुड्स हैव बिकम वेरी चीप बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन। और सबसे बड़ी बात है, क्या भारत सरकार जो है क्या रशियन सरकार को ये अवमूल्यन करने से रोक सकता था, मना कर सकता है? तो आंसर ही नहीं। अब भारत के पास क्या विकल्प है? रशिया को अवमूल्यन करने से वो रोक नहीं सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब रशियन वस्तुओं की कीमतों में गिरावट होगी तो जो खरीदार देश है, जो इंपोर्टिंग कंट्री है, वो तो रशियन गुड्स को ही खरीदेंगे, भारतीय वस्तुओं को खरीदना छोड़ देंगे। भारत का निर्यात पहले से ही आयात से कम है और उसमें और ज्यादा गिरावट होगी। तो भारत के पास ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि जितने भी देश हमारे क्षेत्र के हैं जिनका निर्यात आयात से कम है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्री, मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि चाइना को अगर हम छोड़ दें, चाइना एकमात्र देश है जिसका निर्यात आयात से ज्यादा है। चाइना को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी आपके इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, उनकी समस्या सेम है, उनका निर्यात आयात से कम है। नतीजा करंट अकाउंट डेफिसिट या चालू खाता घाटा। ठीक है, तो भारत के पास अब क्या विकल्प है? क्या विकल्प है? क्योंकि एक्सटर्नल फ्रंट पे हम पहले से ही स्ट्रगल करें। मैंने कई बार आपको पढ़ा, कई बार बताया डिटेल में कि भारत की स्थिति 1950-51 से बिल्कुल सेम है कि निर्यात आयात से कम है। ठीक है, 91 के बाद हमने अपनी पॉलिसी बदलाव किया और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा निर्यात क्या हो, निरंतर बढ़े, ठीक है, उसमें बढ़े। लेकिन रशिया के इस कदम से क्या होगा? भारत के निर्यात पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, दिक्कत यह है कि इंडिया रशियन सरकार को
मना नहीं कर सकता है, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप ग्राहकों को फोर्स नहीं कर सकते कि आप मुझसे कर दो, वो निश्चित रूप से आपकी वस्तु को छोड़ के रशियन वस्तु पे जाएंगे। तो भारत के पास, ठीक है, फिर क्या विकल्प है? भारत के पास क्या विकल्प है? तो भारत के पास जो है सिर्फ एक ही विकल्प है, एक ही विकल्प है, और वो है जिसको कहते हो काउंटर अटैक। क्या विकल्प? काउंटर अटैक। यानी भारत के पास जो विकल्प है एक ही, भारत भी क्या करेगा? अवमूल्यन करेगा। ठीक है, भारत के पास भी अवमूल्यन के सिवाय और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो भारत भी क्या करेगा? डिवैल्यूएशन करेगा, अवमूल्यन करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे, इंडिया के पास एक ही विकल्प है। अब जैसे ही भारत ने काउंटर अटैक किया अपने निर्यात को बचाने के लिए, अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए, रशिया के कदम के बदले, तो जैसे ही भारत ने अवमूल्यन किया, अब क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत और रशिया की वस्तुएं क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी, और इन दोनों वस्तुओं की मांग में बहुत वृद्धि होगी। तो फिर बाकी देशों का क्या होगा जिनकी समस्या सेम है? उनके पास भी कोई विकल्प नहीं है, वो भी फिर क्या करना शुरू कर देंगे? वो भी जो है डिवैल्यूएशन करेंगे, वो भी अवमूल्यन करना शुरू कर देंगे, और तब शुरू हो जाएगा, इसी को आप कहते हो करेंसी वॉर। इसी को आप कहते हो करेंसी वॉर। जब सारे देश, ठीक है, डिवैल्यूएशन करने लग जाए, सॉफ्ट करेंसी वाले, देन इट विल बी कॉल्ड करेंसी वॉर। ठीक है, करेंसी वॉर का मतलब शायद समझ आ गया होगा। करेंसी वॉर। फिर से आ जाए, रशिया ने शुरुआत की, रशिया ने अपने करेंसी का अवमूल्यन किया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ठीक है, रिएक्शन हुआ, भारत ने भी अवमूल्यन किया। नो अदर ऑप्शन फॉर इंडिया। और भारत जब अवमूल्यन करेगा उसके बाद जो है बाकी देशों के बाद भी क्या है, वो भी करेंगे, और नतीजा जब सारे देश अवमूल्यन करने लग जाएंगे तो फिर करेंसी वॉर शुरू हो जाएगी। और हमें जो फायदा था, ठीक है, जो हमें बेनिफिट था, वो कब तक मिलेगा? भारत ने जो अवमूल्यन किया या रशिया ने जो अवमूल्यन किया, निर्यात उनका बढ़ेगा, लेकिन इसका फायदा उनको कब तक मिलेगा? उनको तब तक मिलेगा जब तक बाकी देशों ने अवमूल्यन नहीं किया है। क्योंकि जब बाकी देशों ने भी अवमूल्यन कर दिया तो फिर तो ओरिजिनल स्थिति बहाल हो जाएगी। जो रिलेटिव प्राइसेस है, तुलनात्मक कीमत है, जो पहले था वही बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो गेन है, जो बेनिफिट है, वो टेम्पोररी होता है। वो क्या होता है? टेम्पोररी होता है। ठीक है, टेम्पोररी का मतलब क्षणिक होता है, कुछ ही दिनों तक। कब तक होगा? शायद समझ में आ गया होगा कि इंडिया ने जो अवमूल्यन किया, ठीक है, रशिया के बाद, तो इंडिया, रशिया या शुरुआती जो देश हैं उनको फायदा तब तक मिलेगा, उनका निर्यात तब तक बढ़ेगा जब तक बाकी देशों ने अवमूल्यन नहीं किया है। लेकिन बाकी देश के पास भी कोई विकल्प नहीं है। जो सॉफ्ट करेंसी वाले देश है वो भी अवमूल्यन करेंगे, और जब सारे देश अवमूल्यन कर चुकेंगे तो फिर क्या होगा? स्थिति जो यथावत बहाल हो जाएगी, और रिलेटिव प्राइस दे आर गोइंग टू रिमेन द सेम, और बेनिफिट्स आर गोइंग टू बी लॉस्ट। तो हमें जो फायदा है, ठीक है, वो है टेम्पोररी, वो है टेम्पोररी। लेकिन किसका फायदा है लॉन्ग टर्म? हमारा जो फायदा मैंने कहा वो क्षणिक है, टेम्पोररी है, कुछ दिनों तक। लेकिन किसका फायदा है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म तक है, दीर्घकालीन? तो निश्चित रूप से, ठीक है, डेवलप कंट्रीज जिनकी हार्ड करेंसी है, जिनकी करेंसी हार्ड है, ठीक है, उनकी करेंसी मजबूत होगी। हमने रुपये को कमजोर किया, उनकी करेंसी क्या मजबूत हुई? सो देयर करेंसी विल बी स्ट्रॉन्गर फॉर एवर। ठीक है, यानी हमारा जो बेनिफिट है वो तो शॉर्ट टर्म है, क्षणिक है, ठीक है, लेकिन उनका जो फायदा है वो फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए है। और उनकी करेंसी जो है वो सदैव क्या हो गई? मौजूद हो गई। आपको जान के आश्चर्य होगा, ठीक है, 1991 में जब भारत ने रिफॉर्म का काम शुरू किया तो उससे ठीक पहले, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसकी यह शर्त थी कि आपको अवमूल्यन करना पड़ेगा। तो भारत ने 2 बार अवमूल्यन किया। एक बार हुआ था 60 के दशक में, उसको हम छोड़ दें। ठीक है, 90 के शुरुआती दौर में जब भारत ने अवमूल्यन किया था तो $1 उस वक्त 8 रुपए का था। 1990 की बात बता रहा हूं। $1 जो है 8 रुपए का था। ठीक है, तो भारत के आरबीआई ने अवमूल्यन किया तो $1 हो गया 20 रुपए का, 20 रुपए का। फिर दोबारा अवमूल्यन हुआ तो 20 से हो गया 40। ठीक है, 40 तक पहुंचा, और 40 से आज जो 75 आप देख रहे हैं, ठीक है, वो है डिप्रिसिएशन मुलाज। यानी ये जो है 40 से जो 75 पहुंचा है, ये बाजार के कारण, डिमांड सप्लाई के कारण। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन दोनों की बात करें तो प्रॉब्लम, ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो आपके नजर में जो करेंसी वार है, फिर से देखें, एक देश अगर अवमूल्यन करेगा तो बाकी के पास कोई विकल्प नहीं है, वो जो है अवमूल्यन वो भी करेंगे और करेंसी वॉर शुरू होना ही होना है। तो आपके हिसाब से ये जो डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन है, ये किस श्रेणी में आना चाहिए? ये गलत तरीके से किए जाने वाले व्यापार के श्रेणी में या सही तरीके से? क्योंकि WTO, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो मेंबर कंट्री है WTO के,
ठीक है, वो विश्व व्यापार का 95% में उनका योगदान है। और WTO का एक मेन उद्देश्य है वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करना, इस चीज को इंश्योर करना कि कोई भी देश गलत तरीके से व्यापार नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो भी चीजें हैं जो गलत व्यापार को बढ़ाते हैं वो बैन है, पूरी तरह से बैन है। एक हमने आपसे कहा एक्सपोर्ट सब्सिडी। तो आपके नजर में ये जो डिवैल्यूएशन है, ये तो समझ में आ गया होगा कि करेंसी वॉर क्या होता है, कैसे होता है। तो आपके हिसाब से ये जो अवमूल्यन है, ये गलत तरीके से किए जाने वाले व्यापार की श्रेणी में आना चाहिए या सही? तो आप कहेंगे गलत। ठीक है, तो आपने कहा गलत, लेकिन आपका आंसर है सही। ठीक है, तो आपके हिसाब से बिल्कुल सही है कि जो अवमूल्यन है वो गलत तरीके से किए जाने वाले व्यापार की श्रेणी में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, WTO में ऐसा कुछ भी नहीं है मेंशन कि जो अवमूल्यन है वो गलत तरीके से व्यापार की श्रेणी में आए। ठीक है, होता क्या है, क्योंकि आप लोगों की समझ जो है बहुत कम है, भी बहुत कमजोर हो, ये जो चीजें नहीं बदली है। ठीक है, विकसित देश जो है उन्होंने पहले भी डोमिनेट किया और आज भी डोमिनेट करे। जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे आर्थिक मोर्चे पे चाहे राजनीतिक मोर्चे पे, सब जगह आज भी उनका वर्चस्व है और उनकी सहायता से वो आज तक हमें डोमिनेट करते हैं। क्या सही है और क्या गलत है ये हम नहीं तय करते हैं, ये वही तय करते हैं। ठीक है, जो चीज उनको सूट करता है। अगर हम आपस में करेंसी वॉर करते हैं, ठीक है, करेंसी वॉर करते हैं, आपने कहा गलत है, बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत है। तो अगर आप करेंसी वॉर करते हैं, ठीक है, तो आपका जो फायदा है वो तो टेम्पररी है, लेकिन उनको क्या फायदा होगा? उनका जो फायदा होगा दीर्घकालीन, यानी फॉर एवर, हमेशा के लिए। ठीक है, तो जो हमारी पॉलिसी, ठीक है, हमारे वो सारे कदम जो उनको सूट करता है, ठीक है, वो सही है, और जो उनको सूट नहीं करता है वो गलत है। यही है। ठीक है, और यही कारण है WTO हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, ये सारे जो है बड़े बड़े शेयर होल्डर जो है वो सारे जो है IMF है। ये सारा जो एक्सचेंज रेट विनिमय दर जो है ये आप जो है IMF करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसका जो फंक्शन है वो वर्ल्ड बैंक से बहुत जटिल है, और ये सारा जो विनिमय दर, हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, ये IMF तय करता है। तो IMF में मेंबर देशों की संख्या है 189। तो स्वाभाविक है ज्यादा कौन होंगे? गरीब देश। और साल में एक बार मेंबर देशों की मीटिंग होती है और प्रस्ताव पास होता है, डिसीजन लिया जाता है। तो इन सब संस्थानों को, IMF को जब बनाया गया ब्रेटन वुड 1944 के बाद, तो इन लोगों को पता था, ठीक है, कि अभी तो हम लोग मेजोरिटी में, यानी ब्रेटन वुड जो 1944 अमेरिका में हुआ था, तो उसमें सिर्फ 44 देशों ने भाग लिया। वो सारे कौन थे? तो आज के जो विकसित देश थे, लड़ाई लड़ने वाले देश थे। तो उस वक्त तो ठीक है वो मेजोरिटी में थे, लेकिन उनको पता था कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा गरीब देश भी जुड़ेंगे, और बहुत ही जल्द गरीब देशों की संख्या जो है अमीर देशों से क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो एक देश एक वोट का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक देश एक वोट का कंसेप्ट अगर होगा तो गरीब देश की संख्या ज्यादा है, ठीक है, जिस पक्ष में वोट डालेंगे वही डिसीजन होगा। ये वो कभी नहीं चाहते थे। ठीक है, इसलिए आप जब पढ़ोगे IMF तो देखोगे वहां पे उन्होंने डिजाइन किया कोटा सिस्टम। ठीक है, और कोटा सिस्टम जो है IMF में, कोटा ही सब कुछ है। कोटा आपके कंट्रीब्यूशन को तय करता है, कोटा आपके लोन लेने की क्षमता को तय करता है, और कोटा आपके वोटिंग राइट को तय करता है। ठीक है, उतना डिटेल में ना जाए। विकसित देश जो मुट्ठी भर है, उनके पास कुल मिला के 55% वोटिंग राइट है। फिर से देखें, विकसित देश कुल मिला के, ठीक है, मुट्ठी भर हैं, और उनके पास जो है 55% वोटिंग राइट है। और जो गरीब देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ये इतने सारे हैं और इनके पास कुल मिला के 45% वोटिंग राइट है। ठीक है, यानी डिसीजन मेकिंग में कौन डोमिनेट करेगा? विकसित देश। इतना ही नहीं, ठीक है, उन विकसित देशों में भी जो सबका बॉस है, और वो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का जो वोटिंग राइट है वो 16% के आसपास है, 16%। भारत 3 और देशों का प्रतिनिधित्व करता है, और भारत का जो वोटिंग राइट है वो 3% के आसपास है। मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका का जो वोटिंग राइट है वो 16% है। ठीक है, देखो अमेरिका का कैसे दबदबा है, क्योंकि सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो है अमेरिका है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका देता है। अब IMF में किसी भी, ठीक है, प्रस्ताव को पास करने के लिए कितना % वोट चाहिए? 85%। ठीक है, जब तक प्रस्ताव के पक्ष में 85% वोट नहीं पड़ेगा तब तक प्रस्ताव पास नहीं होगा। और अमेरिका का वोटिंग राइट कितना है? 16%। ठीक है, कुछ समझ में आया इसका क्या मतलब हुआ? IMF में किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए 85% वोट जो है फेवर में पड़ना चाहिए।
ठीक है, जब तक 85% वोट फेवर में नहीं पड़ेगा प्रस्ताव पास नहीं होगा। और अमेरिका का वोटिंग रेट कितना है? 16%। इसका मतलब शायद आपके समझ में आ गया, यानी जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा तब तक प्रस्ताव पास नहीं होगा। ठीक है, अमेरिका अगर प्रस्ताव के विरोध में वोट डालता है, कितना परसेंट? 16%। तो बाकी सारे मेंबर अगर फेवर में भी डालेंगे तो कुल मिला के कितना परसेंट होगा? 84%। और पास होने के लिए कितना चाहिए? 85% चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं बहुत मैटर करता है, और आप इन सब चीजों को कभी पढ़ते नहीं है, इस तरह से आपको कोई पढ़ाया नहीं जाता है, ये बड़ी समस्या है। ठीक है, तो आपको जब क्लासेस करेंगे तब सब कुछ हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, आपस में बात करेंगे चैट के थ्रू। ठीक है, कोशिश हम लोग करेंगे कि लाइव क्लासेस जो है इंटरेक्टिव क्लासेस हो, एक आध क्लास हम लोग कोशिश करेंगे कि आपसे सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम लोग करें, और बहुत सारी बातें होंगी। ठीक है, तो एक ही चीज आपके समझ में आएगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि विकसित देशों का डोमिनेंस है, और उसमें भी अमेरिका का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, यानी इससे क्लियर हो गया कि जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा तब तक IMF से कोई भी प्रस्ताव पास नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इन सब संस्थानों को कहा जाता है, ये कहते जरूर हैं कि हम गरीब देशों के शुभचिंतक हैं, वो कागज पे है, हकीकत ये है कि ये सारे जो हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, X हो, Y हो, Z हो, ये विकसित देशों के एजेंट हैं, और ये उन्हें मदद करते हैं उनका भारत या गरीब देशों के ऊपर दबाव बनाने में। ये सब चर्चा होगी जब हम लोग पढ़ेंगे तब। तो जरा हम बात कर रहे थे डिवैल्यूएशन। तो अवमूल्यन जो है ये गलत तरीके से किए जाने वाला व्यापार की श्रेणी में आना चाहिए आपके हिसाब से? यस, जो बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन हम और आप नहीं तय करते हैं गलत है या सही है। हकीकत क्या है? फाइनल लाइन कि जो विकसित देशों को सूट करता है वो सही है, और जो उनको सूट नहीं करता है वो गलत है। ठीक है, इस सिद्धांत पे चीजें काम करती हैं। हम अवमूल्यन करते हैं, ठीक है, तो हमें, मैंने क्या कहा, हमें फायदा होता है क्षणिक, टेम्पररी, लेकिन उनका फायदा क्या है? उनका फायदा तो है, क्या कहा जाए, ठीक है, फॉरएवर, हमेशा के लिए, क्योंकि उनकी करेंसी हमेशा के लिए मजबूत हो गई। ठीक है, और वो तो चाहते ही हैं कि ये लोग आपस में क्या करें, करेंसी वार करें, इनको फायदा हो या ना हो, लेकिन हमारी करेंसी जो है वो हमेशा के लिए क्या होगी? मजबूत हो जाएगी। ये सब चीजें जो है जब आप व्यावहारिक लाइफ में जब आओगे, ठीक है, तब थोड़ा सा जो है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, हमारी करेंसी, चूंकि हमने अभी देखा है डॉलर, $1 के लिए 75 रुपया, लेकिन जब हम अपने से कमजोर देश में जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि इसका क्या महत्व है। हमारे बगल का एक देश है नेपाल। ठीक है, भारत नेपाल के बीच संधि में कहा गया था, और अभी तक है, कि भारत नेपाल के लोग जो हैं आपस में एक दूसरे से बिल्कुल, हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है, और एक दूसरे के देश में आना जाना है बिना किसी वीजा, बिना किसी पासपोर्ट के। ठीक है, ये तो सब आपको पता है। और नेपाल जाने के लिए अभी भी आपको कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई वीजा नहीं चाहिए, और नेपाल में भारत की करेंसी भी चलती है, ये आपकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो नेपाल में जो है उन्होंने फिक्स एक्सचेंज रेट मेंटेन किया है। उन्होंने अपनी करेंसी को, एक वर्ड है पेग्ड, ठीक है, पेग किया है, यानी लिंक किया है भारत के रुपया से। ठीक है, उनका डॉलर्स को लेना नहीं है, तो उनकी करेंसी को भी हम लोग कहते हैं रुपया, रुपया। लेकिन विनिमय दर जो है कई सालों से आप देखें, भारत का जो 1 रुपया है, ठीक है, भारत का जो 1 रुपया ना, ठीक है, वो नेपाल के, भारत का 100 रुपया, ये नेपाल के, ये भारत, ठीक है, भारत का, ये आज भी है, भारत का जो 100 रुपया है ये नेपाल के, ठीक है, 160 रुपए के बराबर है। नेपाल के 160 रुपए बराबर है, यानी जब हम नेपाल जाते हैं तो हमारा 100 रुपया जो है नेपाल के 160 रुपए के बराबर होता है। तो वहां जाकर के हमें समझ में आता है कि हम भी कुछ हैं, बिल्कुल। अब देखो इसके कारण कंफ्यूजन क्या होता है। तो मुझे याद है 91 में भारत सरकार की पॉलिसी बदली, तो 91 से पहले हमने FDI को मंजूरी दे दी थी। भारतीय कंपनियां सामान बनाती थी, ठीक है, विदेशी कंपनियों को परमिशन नहीं था, तो सामान की क्वालिटी बड़ी घटिया थी, ऊपर से बहुत महंगा था। और दूसरी तरफ नेपाल हम जाते थे, क्योंकि पता ही आपको नेपाल भारत के ठीक ऊपर चिपका हुआ है, और गोरखपुर से शुरू होता है और त्रिपुरा तक बॉर्डर है, 14 बॉर्डर है, और आराम से जो है बाय रोड आप नेपाल जा सकते हैं। तो उधर दूसरी तरफ बॉर्डर आप क्रॉस करें, और नेपाल में क्या था कि पूरे दुनिया के सामान जो है बड़े अट्रैक्टिव, ठीक है, और वो भी कम टैक्स रेट पे सस्ता मिलता था। तो हम लोग भी जाते थे 91 से पहले, मैं भी अपना स्कूल या कॉलेज में था, तो हमारे लिए नेपाल का मार्केट बड़ा अट्रैक्टिव था, और हमारे लिए उसको क्या रहा होगा, तो जैकेट हो गया, जीन्स हो गया, ठीक है, बहुत सस्ता और बहुत ही अच्छा, ठीक है, वो वहां मिलता था, तो मैं भी जाता था। ठीक है, अब देखो जिनको नहीं जानकारी है, ठीक है, वहां पे भारत के बिजनेसमैन भी हैं, वहां भारत की करेंसी भी चलती है, ठीक है, और विनिमय दर आपके सामने मैंने लिख दिया जो आज भी सेम है। तो जैसे मान लो मैं नेपाल गया, ठीक है, तो एक जैकेट मुझे पसंद आया,
बहुत सुंदर, काफी अच्छा। तो मैंने पूछा कितने का है, कितने का है? तो दुकानदार जानबूझ के करता है, ठीक है। अब इंडियन करेंसी को शॉर्ट में वहां कहते हैं आईसी, तो नेपाली करेंसी को एनसी। तो मैंने पूछा कितने का है जैकेट, ठीक है। उसने तुरंत कहा 1600 रुपया। कितना बताया? 1600 रुपया, ठीक है। तो उसने बताया 1600 रुपया। अब रुपया तो दोनों करेंसी है। उसने बताया जैकेट का दाम कितना है? 1600 रुपया। मैं इकोनॉमिक्स का छात्र, मुझे पता था। मैंने तुरंत पूछ लिया आईसी या एनसी, इंडियन करेंसी 1600 या नेपाली करेंसी 1600, ठीक है। तो वो समझ गया कि आप इनको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो उसने बताया कि नहीं, ये नेपाली करेंसी जो है वो 1600 रुपया है। तो भारतीय करेंसी कितना हुआ? 1000 रुपये के बराबर हुआ। तो ठीक है, मुझे तो समझ में आ गया। अच्छा, वहां बार्गेनिंग भी होती है, तो उस हिसाब से डील होता था। लेकिन जिन भारतीयों को, भारत में तो दो ही तरह के लोग हैं, एक जिनको कुछ नहीं पता, दूसरा जिनको सब कुछ गलत ही पता है। तो जिन लोगों को इन सब चीजों की जानकारी नहीं है वो भी गए, उन्होंने पूछा कितने का है जैकेट, बताया 1600 का। तो आदत के मुताबिक ये शुरू हो गए, 1200 में देना है। जैसे आप कहते हैं कि 1200 में देना है, वो समझ गया कि आज तो काम नहीं हो गया, ठीक है। फिर बार्गेनिंग हुआ, और बार्गेनिंग के बाद जो है आपने क्या किया, 1300 रुपया इंडियन करेंसी आपने क्या किया, निकाला और पे किया, ठीक है। और इस डील से सब लोग खुश हैं। आपको भी लग रहा है कि हमने 300 रुपये बचाए, और उसका तो खैर मत पूछो, ठीक है। तो इस तरह की समस्याएं, व्यवहारिक समस्याएं होती हैं। तो सब्जेक्ट को उदाहरण लेकर के हम चीजों को समझते हैं, तो तब चीजें आसान होती है। आई होप कि डिवैल्यूएशन समझ में आ गया। अब डिवैल्यूएशन में क्या हुआ कि जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, उसने अपने करेंसी को डॉलर के मुकाबले कमजोर किया। तो डिवैल्यूएशन में रुपये को क्या किया, डिवैल्यूएशन को, ठीक है, और रुपये को कमजोर किया था। इसका ठीक उल्टा है, उसका नाम है रिवैल्यूएशन, ठीक है। डिवैल्यूएशन का ठीक उल्टा रिवैल्यूएशन, बिल्कुल उसी तरह से जैसे डेप्रिसिएशन का क्या उल्टा था, एप्रिसिएशन। अब प्रश्न है कि अगर आरबीआई पॉलिसी के तहत रुपये को डॉलर के मुकाबले कमजोर कर सकती है, तो आरबीआई रुपये को डॉलर के मुकाबले मजबूत भी कर सकती है पॉलिसी तहत। यस, इसको हम कहते हैं रिवैल्यूएशन। आरबीआई इतना पावरफुल है कि अगर आज आरबीआई चाहे तो $1 को 1 रुपये के बराबर कर दे। भारत के लोग तो बड़े खुश होंगे, रुपया बहुत मजबूत हो गया, ठीक है। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? डॉलर के मुकाबले क्या हम अपनी करेंसी को मजबूत कर सकते हैं? आज तक किसी भी देश ने इस कदम को नहीं उठाया, क्योंकि इसे कहा जाता है सुसाइडल इन नेचर। अपने पैर पे क्या करना, कुल्हाड़ी मारना, आत्महत्या करने के बराबर ही है। इससे क्या होगा कि अगर मान लो, ठीक है, ऐसे लेके समझें, $1 अगर 1 रुपये के बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, रुपया जो है सब 75 गुना मजबूत हो गया डॉलर के मुकाबले। आज $1 75 रुपये का है। इससे क्या होगा कि आयात तो बहुत सस्ता हो जाएगा, विदेश घूमना भी बहुत सस्ता हो जाएगा, क्योंकि $1 जब आप आरबीआई से खरीदेंगे तो $1 देना होगा, ठीक है। पहले जो है 75 रुपया के रेट पे आप $2000 आरबीआई से खरीदते थे तो 1.5 लाख देते थे, आज आपको 2000 रुपये देना पड़ेगा। तो आयात बहुत ही सस्ता हो जाएगा, विदेश जाना भी क्या होगा, बहुत सस्ता हो जाएगा। लेकिन अब आप सोचिए निर्यात पे क्या असर पड़ेगा, निर्यात पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। निर्यात आपका जो है घट के हो जाएगा कितना, 0। इसका मतलब समझ आ रहा है कुछ, ठीक है। इसका मतलब ही हुआ, अगर आज $1 1 रुपये के बराबर कर दिया गया, इसका मतलब कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं की कीमतें 75 गुना बढ़ गई। कौन खरीदेगा, कोई नहीं, निर्यात 0 हो जाएगा। टूरिस्ट इंडिया आएंगे कि नहीं आएंगे? कल एक अमेरिकन जब भारत आता था तो $1 पे उसको मिलता था 75, आज मिलेगा $1 पे 1 रुपया, $1 पे 1 रुपया। तो भारत घूमना उसके लिए 75 गुना महंगा हो गया। क्या वो भारत आएगा? आंसर है नहीं। और सबसे बड़ी बात है रेमिटेंसेस, ठीक है। $1 अगर 1 रुपये के बराबर हो गया तो क्या आपके पिताजी जो है भेजेंगे पैसे, ठीक है। कल उन्होंने जब 1 लाख रुपया ट्रांसफर किया था तो आपको भारत में मिला 70 लाख रुपया। आज $1 लाख पे आपको मिलेगा सिर्फ 1 लाख रुपया। आपके पिताजी कहेंगे रहने दो, आप ही आ जाओ। तो जो डॉलर का जो सप्लाई है ना, ठीक है, वो सीधे किस पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, ठीक है। डॉलर का जो स्रोत है वो सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपका इंपोर्ट तो रहेगा, ठीक है। इंपोर्ट भले ही सस्ता हो जाएगा, विदेश जाना सस्ता हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जो भी डॉलर आपको चाहिए वो कहां से आएगा, कहां से आएगा? तो रुपया जब डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है ना, तो डॉलर के सप्लाई में क्या होता है, गिरावट होती है। और ये सब चीज आप पढ़ोगे, ये सब चीजें आरबीआई मैनेज करता है। इन लोगों ने हमें, ठीक है, इतने बुरी तरह फंसा हुआ है
कि विनिमय दर को हमें एक रेंज में मेंटेन करना होता है। जैसे मान लो ये आरबीआई तय करता है, जैसे ठीक है ये रख लो, मान लो उदाहरण के लिए 65 और ये रख लो 75, यानी यहां पे अगर है तो $1 ₹65 के बराबर है और यहां पे $1 ₹75 के बराबर है। अब हमारी समस्या क्या है कि बीच में हम फंस चुके हैं, ना ज्यादा इधर जा सकते हैं और ना ज्यादा इधर जा सकते हैं। रुपया अगर कमजोर होता है तब भी दोनों प्रभाव है, अच्छा बुरा। रुपया अगर मजबूत होता है तब भी जो है दोनों प्रभाव है, अच्छा बुरा। लेकिन ठीक है ज्यादा कौन है वो डिपेंड करता है। तो देखोगे जैसे ही रुपया कमजोर होता है, ठीक है, तो ठीक है यहां तक तो मान लो उदाहरण के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार अगर 75 रुपया से भी ज्यादा रुपया कमजोर हो जाए, ठीक है, तब जो है उससे नुकसान कम और फायदा ज्यादा होता है। तब क्या होता है कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो फिर इंटरफेयर करता है, ठीक है, वो होता है और रुपये को डॉलर के मुकाबले और कमजोर होने से रोकता है, ठीक है। उसी तरह से अगर रुपया मान लो मजबूत होता जा रहा है, ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है। रुपये के मजबूत होने से क्या होगा, निर्यात में कमी आएगी, टूरिज्म में कमी आएगी, एनआरआई जो पैसा भेजते कमी आएगी, तो यहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर रुपया इससे भी ज्यादा मजबूत हो गया, ठीक है, तब उसका अर्थव्यवस्था पर जो असर है बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। और तब क्या होता है कि आरबीआई फिर इंटरफेयर करता है, ठीक है, फिर से जो है कूदता है और रुपये को और कमजोर होने से रोकता है, ठीक है। यानी जो विनिमय दर है एक रेंज में हमें मेंटेन करना होता है और ये मेंटेन करने का काम कौन करता है, आरबीआई। इसलिए हमारा जो विनिमय दर है उसको कहते हैं मैनेज एक्सचेंज रेट। उसको क्या कहते हैं हम लोग, मैनेज एक्सचेंज रेट। ये कौन मैनेज करता है, मैनेज एक्सचेंज रेट, जो कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग, ठीक है, दोनों से थोड़ा अलग है, दोनों का मिशन है, ठीक है, एक्सचेंज रेट, ठीक है, एक्सचेंज। और ये कौन मैनेज करता है, आरबीआई। यानी रुपये का बहुत ज्यादा कमजोर होना भी नुकसानदायक है और ज्यादा कमजोर होना भी नुकसानदायक है। तो डिवैल्यूएशन के तहत पॉलिसी के तहत रुपये को कमजोर किया जाता है, ये जो देखा आपने करेंसी वॉर, ठीक है। और रिवैल्यूएशन में रुपये को पॉलिसी के तहत मजबूत किया जाता है। लेकिन आज तक किसी भी देश ने रिवैल्यूएशन का काम नहीं किया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं और अगर सही ढंग से पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो सारी चीजें जो है हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। और कल से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं और क्लासेस शुरू हो रही हैं, ठीक है। तो इस संदर्भ में और क्लासेस बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, आपने देखा पॉलिटी के वन ऑफ द रिनाउंड टीचर इस फील्ड के संजय सर, ठीक है, उन्होंने आपकी पॉलिटी की क्लास ली, तो उनकी क्लासेस होगी, ठीक है। निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा।